जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों को रन फॉर स्टडी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके साथ साथ बता दें, जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग को पता है डेली हम लोग जो है रात्रि 7:30 बजे लाइव क्लास में जुड़ते हैं। आज के मैं शुरू में ही बता देता हूँ कि आप लोगों को हम कमेंट सेक्शन नहीं देख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी में है और ना ही देखे तो इसके लिए आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। और क्लास के एंड में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर कोई इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो और बता दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब दे दिया है टेलीग्राम चैनल का। आप वहां पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ फेसबुक पेज हो गया, इसके साथ साथ हो गया प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट की बात करें, सोशल साइंस का एक स्पेशल हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। इसके साथ साथ बता दें, मैथमेटिक्स का भी एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं। वो पूरा वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ पर प्लेलिस्ट रहता है वहाँ पर जाइए, आप पूरा का पूरा आप जो है वीडियोज देख सकते हैं। और अधिक से अधिक जुड़ने की कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए हम जो है क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17 और आज का ये फर्स्ट प्रश्न है। कल यहाँ तक यानी खनिज कितने प्रकार के होते हैं ये बता दिया था मैंने आपको। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज बताए थे। अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज दोनों के क्या क्या गुण हैं ये सारे बताए थे। किसमें लोहा का मात्रा ज़्यादा होता है तो लौहयुक्त खनिज कहलाता है, धातु कहलाता है। जिसमें लोहा की मात्रा नहीं होता है अलौहयुक्त कहलाता है। ये सारे बातों का हमने कल जो है डिस्कस किया था। कल बताए थे अधात्विक खनिज में जैसे बताए थे आपको कार्बनिक खनिज बताए थे, जिसमें चूना पत्थर वगैरह बताए थे, पेट्रोलियम बताए थे। ये सारे चीज़ों का हम डिस्कशन कर चुके हैं। हालांकि अगर मेरा स्क्रीन क्वालिटी अगर अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग जो है क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, अच्छा दिखेगा। उसके बाद बता दें, अकार्बनिक खनिज में बताए थे आप सबों को कि अभ्रक, ग्रेफाइट, इन सारे बातों को हम लोग देखे थे। हमारा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, हम अपने स्क्रीन को ऑफ कर दिए, ठीक है। सीधा आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जब जरूरत आएगा तो हम आ जाएंगे स्क्रीन पर। 17 नंबर क्वेश्चन और ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। देख लीजिए, क्वेश्चन है कि भारत के प्रमुख 3 धात्विक खनिजों का जो है विवरण बताना है। जिसमें आते हैं हम लोग उत्तर में, तो धात्विक खनिज ऐसे खनिज होते हैं जिन्हें शुद्ध करने के बाद जो है इच्छित रूप में ढाला जा सकता है। कहने का मतलब, कोई भी खनिज जो होता है, कोई सा भी धातु वगैरह होता है, वो पहले जो है शुद्ध नहीं होता, वो किसी न किसी अयस्क से बना होता है। जैसे हम लोग बात करें कि लौह का जो अयस्क है, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, ये सभी जो क्या है लौह का अयस्क है। तो उनसे जो है लोहा को छान करके बनाया जाता है, शुद्ध लोहा बनाया जाता है। उसके बाद उस धातु से कुछ अन्य प्रकार की पदार्थें जो है बनाई जाती है, कुछ अन्य प्रकार की वस्तु वगैरह बनाया जाता है। उसके बाद बता दें, यहाँ पर धात्विक खनिज को लौह तथा जो है अलौह खनिजों में बांटा गया। ये हम पिछले दिन पढ़ चुके हैं, यहाँ पर देख लीजिए, लौहयुक्त तथा जो है अलौहयुक्त, इन बातों को हम कल पढ़ चुके थे। उसके बाद बता दें, यहाँ पर प्रमुख धात्विक खनिजों में लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट और तांबा है। और इसका विवरण कुछ इस प्रकार से नीचे दिया गया है, वहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं लौह अयस्क। लौह अयस्क में आते हैं, भारत में लौह अयस्क का जो है संचित भंडार बहुत अधिक है। और यहाँ उच्च कोटि के हेमाटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाए जाते हैं। और भारत का सर्वप्रमुख लौह क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा इत्यादि इन सारे राज्यों में है। उसके बाद बता दें, यहाँ पर मैग्नीज अयस्क, मैग्नीज आते हैं। भारत में जो है मैग्नीज का भंडार विश्व के भंडार का 20% पाया जाता है। इन सही पॉइंट को आप लोग जो है याद रखेंगे और इस पॉइंट्स को आप लोग नोट्स कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, क्लास के लास्ट में अभी आप लोग जो है यस और नो कहेंगे टाइप करने के लिए, वो सब टाइप करते रहिएगा। तो बता दें यहाँ पर कि यहाँ याद रखना है कि भारत में जो है टोटल दुनिया का 20% खनिज का भंडार है, मैग्नीज का भंडार है। इस पॉइंट को आप लोग नोट्स कर लेंगे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट कि इस खनिज के प्रमुख भंडार में सबसे आगे आते हैं उड़ीसा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्य है। तो इन सारे राज्यों का भी नाम आप लोगों को याद रखना है। मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, इस प्रकार से आप सबों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि भारत का मैग्नीज उच्च कोटि का है और यह जो है धात्विक खनिजों जो इस्पात बनाने के काम आता है, ठीक है, इस्पात बनाने के काम आता है मैग्नीज। इस बातों को आप लोग याद रखेंगे। और तीसरा आते हैं बॉक्साइट। तो बॉक्साइट में आते हैं कि बॉक्साइट एक अयस्क, बॉक्साइट अयस्क से क्या होता है कि एक अनुमान के अनुसार भारत में बॉक्साइट का विशाल भंडार है और इस खनिज से एल्यूमिनियम निकाला जाता है
और भारत में इसके भंडार जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग जो है याद रखिएगा कि बॉक्साइट का जो अयस्क है पाया जाता है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सारे राज्यों में पाया जाता है बॉक्साइट का अयस्क। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप निश्चित रूप से यस टाइप कर दीजिए। ओके, यस टाइप कर दीजिए आप लोग। आज मेरे हिसाब से नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा भी नहीं होगा क्योंकि प्रीमियर क्लास चल रहा है, ठीक है। ओके, देख लीजिए 18वां नंबर क्वेश्चन है, आते हैं। कोयले का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। यानी कोयला का वर्गीकरण करना है और इसके साथ साथ उसकी क्या विशेषता है, कोयला को कितने भागों में बांटा गया, इन सारे बातों को हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए एंथ्रासाइट। कार्बन की मात्रा के आधार पर यहाँ कोयला को 4 वर्गों में बांटा गया है, इस बात को याद रखेंगे। 4 वर्ग कौन कौन है? एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पिट्स है, ठीक है। इन चारों प्रकार कोयला को याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट यह जो उच्च कोटि का कोयला है, सबसे मेन पॉइंट इसको याद ये रखना है, पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट याद रखना है। उसके बाद आते हैं जिसमें जो है कार्बन की मात्रा 90% पूछा रहता है, इस पॉइंट को भी याद रखना है कि कार्बन की मात्रा जो है 90% तक होती है। उसके बाद बता दें जलने पर जो है धुआं नहीं देता और जो है देर तक इसमें उष्मा देता है, और इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। इसे धातु गलाने में मतलब प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब धातु वगैरह सबको जो गलाते हैं इसी कोयला का प्रयोग करके गलाया जाता है। दूसरा पॉइंट है बिटुमिनस। इस प्रकार के कोयला में जो है कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक होती है, और इसे जो है परिष्कृत कर जो है कोकिंग कोयला बनाया जाता है, और भारत में अधिकतर इसी प्रकार का कोयला मिलती है। इसके साथ बता दें यहाँ पर लिग्नाइट, तीसरा नंबर कोयला है लिग्नाइट। उसके बाद 1 मिनट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि क्लास सही से चल रहा है या नहीं। ओके, ठीक है। तीसरा नंबर कोयला को याद रखें हम लोग कि लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट में यह है कि यह जो है निम्न कोटि का कोयला है, और इसमें जो 30 से 70% तक जो है कार्बन पाया जाता है, इस बात को याद रखना है। और इसमें उष्मा कम और धुआं सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसे जो है भूरा कोयला भी हम लोग कहते हैं। चौथा है पीट। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम होता है। सबसे जो है लो क्वालिटी का जो मतलब कोयला होता है वो पिट्स कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम है। जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। उसके बाद बता दें इसमें 30% कोयला मतलब कार्बन पाया जाता है पिट्स में, और इस प्रकार का कोयला पूर्व जो है दलदली भागों में पाया जाता है। इस पॉइंट्स को याद रखना है। तो यह क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग यस टाइप कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पर। तो देखिए अभ्रक की उपयोगिता एवं जो है वितरण पर प्रकाश डालें कि अभ्रक का क्या उपयोग है और इसकी कहाँ कहाँ जो है वितरण किया जाता है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। अभ्रक की उपयोगिता, अभ्रक एक जो है विद्युत रोधी अधात्विक खनिज है, और विद्युत रोधी होने के कारण इस खनिज का सबसे अधिक प्रयोग जो है विद्युत उपकरण के निर्माण, इसके साथ साथ निर्माण में किया जाता है। इसके अंतर्गत इसका उपयोग साज सज्जा सामग्रियों, उसके बाद रोगन वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। इन सारे बातों को हम लोग याद रखेंगे। तो अभ्रक का उपयोग साज सज्जा की सामग्री में करते हैं, रोगन की वस्तुओं में हम लोग करते हैं। इस पॉइंट्स को याद रखेंगे। उसके बाद बता दें अभ्रक का वितरण कहाँ कहाँ होता है। तो अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में जो है प्रथम स्थान रखता है। इस पॉइंट का याद रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अभ्रक के उत्पादन में जो है भारत दुनिया में सबसे पहला स्थान रखता है। इसके साथ साथ बता दें भारत में अभ्रक की 3 पट्टियाँ हैं जो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में विस्तृत है। अभ्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है, मूल रूप से यहाँ पर यह पॉइंट कहा गया कि अभ्रक जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो बिहार याद रखेंगे, बिहार के साथ साथ याद रखना है आपको झारखंड को, आंध्र प्रदेश को और राजस्थान को। तो इन सारे क्षेत्रों में जो है अभ्रक जो है विस्तृत मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि भारत में अभ्रक का कुल भंडार 59,065 टन है। इसको याद रखेंगे, भारत में अभ्रक का कुल भंडार जो 59,065 टन है। और बिहार, खास करके बता दें बिहार झारखंड में उत्तम कोटि का रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। इसको याद रखेंगे, रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। और बिहार में गया,
गैर भागलपुर, नवादा जिलों में जो है इसका उत्पादन होता है। और झारखंड में हजारीबाग, उसके बाद पलाम, रांची और जो सिंहभूमि जिलों में अभ्रक की खाने हैं। और बिहार और जो है झारखंड मिलकर देश का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। और आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिला, राजस्थान अंतर्गत उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर आदि जिलों में अभ्रक निकाला जाता है। तो इस पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन आप सबों को समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है यस टाइप कर दीजिए अच्छा से। अब आते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है कि लौह अयस्क का वर्गीकरण एवं जो है उनकी विशेषताओं को लिखना है। तो लौह अयस्क का वर्गीकरण, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना है, उसके बाद हम लोगों को आंसर देना है। आंसर देना है अपने ही शब्दों में आंसर देने की कोशिश करना है, ना कि किताबी भाषा में देना है आंसर। तो आते हैं हम लोग उत्तर में। लौह अयस्क में उपस्थिति लौहांश की मात्रा के आधार पर लौह अयस्क को 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद बता दें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। ये सभी जो है लोहा के अयस्क है, जिससे छान करके जो है मतलब फिल्टर करके जो है लोहा वगैरह निकाला जाता है, शुद्ध लोहा निकाला जाता है। इसी सबसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट से ही शुद्ध लोहा निकाला जाता है। आते हैं हम लोग हेमाटाइट। हेमाटाइट जो है इस लौह अयस्क में जो है लौहांश सबसे अधिक 70% तक पाया जाता है। कहने का मतलब लोहा का अंश जो है, लौहांश कहने का मतलब लोहा का अंश जो है सबसे ज़्यादा हेमाटाइट में पाया जाता है, वो 70% तक पाया जाता है। उसके बाद बता दें यहाँ पर इससे लकीर खींचने पर जो है लाल उगता है, जिसके कारण जो है इसे लाल अयस्क भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे हेमाटाइट को लाल अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। हेमाटाइट को लाल अयस्क के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। और भारत में लगभग 12,317 मिलियन टन का इसका भंडार उपलब्ध है। देखिए, अगर हम अपने जीवन से लोहा को हटा दें तो बहुत सारे जितने भी मतलब भौतिक संसाधन है उस समूह से हम दूर हो जाएंगे। जैसे घर बनाते हैं तो लोहा का प्रयोग करते हैं, अभी प्रयोग करते होइएगा लोहा का, किसी न किसी धातु का जरूर पड़ते होइएगा। अगर बैठे होइएगा कॉपी पेन लेके तो पेन में भी जो लगा हो कोई ना कोई धातु जरूर लगा होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं दूसरा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में आते हैं, इसमें जो है लोहा का अंश की मात्रा 60% होती है और घिसने पर जो है काला रंग देता है। इसके साथ बता दें इससे काला अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इस एक पॉइंट ये याद रखेंगे कि काला अयस्क के नाम से जाना जाता है मैग्नेटाइट को, इस पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद आते हैं कि भारत में इसके 540 मिलियन टन भंडार है, उपलब्ध है 540 मिलियन टन। जो भी पॉइंट्स को हम घेरा लगा रहे हैं इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट्स करते जाइएगा। और अगर लगता है कि हम स्पीड बता रहे हैं तो आप लोग वीडियो को स्लो कर लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके क्या कीजिए अपना लिख लिया कीजिए। चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग लिमोनाइट। लिमोनाइट यह एक तीसरा अयस्क है लोहा का, यह सबसे घटिया किस्म का लोहा है। क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे घटिया किस्म का लोहा का अयस्क कौन सा है, तो लिमोनाइट आप लोग याद रखेंगे। और जिसमें जो है लोहा के अंश की मात्रा होता है 40% होता है और इसे पीला अयस्क के नाम से भी जाना जाता है। और भंडार का आकलन अभी उपलब्ध नहीं है कि कितना भंडार है अपने भारत देश में, इसका मतलब आंकड़ा जो है सही मायने में उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से देखें तो हेमेटाइट को कहेंगे हम लोग लाल अयस्क, मैग्नेटाइट को हम लोग कहेंगे काला अयस्क, उसके बाद जो लिमोनाइट को हम लोग कहेंगे पीला अयस्क। इसकी मात्रा देखें तो हेमेटाइट की मात्रा देखें 70% आयरन पाया जाता है, मैग्नेटाइट में 7% जो है मतलब पाया जाता है आयरन। उसके बाद लिमोनाइट में 40% आयरन पाया जाता है। तो जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पर घेरा लगाए हैं इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों को नोट्स कर लेना है। उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आ गया है। आप लोग यस टाइप कर दीजिए जल्दी से, अपने जो भी आपका टाइप करने का तरीका है जिस तरीका से टाइप करते हैं फटाक से, और लाइक कर दीजिए, वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, अच्छा लगता है यह क्लास। तो आते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। दिस इज द 21 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या है कि तांबा भारत के किन किन क्षेत्रों में मिलता है, इसके लिए वितरण और उपयोग पर प्रकाश डालना है। तो तांबा जो है, उत्तर में आते हैं हम लोग। भारत में तांबा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, सिक्किम राज्यों में मिलता है और इसका सर्वाधिक उत्पादन झारखंड और जो है राजस्थान में किया जा रहा है। और झारखंड में इसकी खाने सिंहभूमि जिले के घाटशिला के पास है और पलामू जिला में जो है भी पलामू जिला में भी इसके विशाल भंडार मिला है। और राजमहल क्षेत्र में तांबा के भंडार काफ़ी पता चला है। उसका राजस्थान में झुंझुनू, उसके बाद जो है अलवर जिला में तांबे की खान मिली है। उसके बाद भारत तांबा उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर नहीं है।
अभी एक पॉइंट को आप याद रखें, इतने जगह पर तांबा मिलने के बावजूद भी जो है भारत तांबा उत्पादन में जो है आत्मनिर्भर नहीं है, और भारत तांबा का आयातक देश है। आयातक कहने का मतलब दूसरे देश से तांबा खरीद करके लाता है भारत। उसका तांबा बिजली का सुचालक है, यह एक मेन पॉइंट है। तांबा या बिजली का सुचालक देखे होंगे, विद्युत वायर जो बनाया जाता है वो शुद्ध तांबा का ही बनाया जाता है। वैसे सबसे शुद्ध जो माना जाता है वो सिल्वर का माना जाता है, आप लोग को याद होगा, चांदी का तार, लेकिन इतना खर्चा इसमें लग जाता है कि कौन उतना खर्चा करेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अतः जो है बिजली के तार, बल्ब, मोटर, इंजन, रेडियो आदि में जो है इसका उपयोग किया जाता है। और घरेलू, बता दें पहले घरेलू बर्तन और जो सिक्के भी तांबा के बनाए जाते थे, और तांबा और जस्ता मिलाकर पित्तल बनाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, तांबा और जस्ता मिलाकर जो है क्या बनाया जाता है, पित्तल बनाया जाता है। उसका साथ ही तांबा में टीन मिलाने पर कांसा तैयार हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, पूछेगा तांबा में हम अगर टीन मिला देंगे तो कौन सा धातु बन जाएगा, तो वो कांसा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना है कि तांबा में हम लोग जो जस्ता में मिला देंगे तो वो बन जाएगा पीतल। तो जो भी पॉइंट्स हम लोग नोट कराते हैं, उस पॉइंट्स को जो है नोट्स कर लिया कीजिए। तो यहाँ पर पॉइंट्स, बहुत सारा पॉइंट्स बनकर आता है। भारत जो है तांबा में आत्मनिर्भर नहीं है। उसके बाद बता दें तांबा विद्युत का सुचालक है, बिजली में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, मोटर, इंजन, रेडियो वगैरह बनाने में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। पहले घरेलू बर्तन, सिक्का वगैरह तांबा का बनाया जाता था। तांबे के बर्तन में पानी पीने से माना जाता है, शुद्ध पानी माना जाता है। ठीक है, आप लोग तांबे के बर्तन में पानी पिया कीजिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। मॉर्निंग के टाइम में, रात में रख लीजिए और मॉर्निंग के टाइम में उसी पानी को आप लोग पी लीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए तांबा और जस्ता मिलाकर पीतल बनता है। इस पॉइंट्स को याद रखेंगे। उसका तांबा और टीन में, मतलब तांबा में टीन अगर हम मिला देते हैं तो कांसा धातु बन करके तैयार हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में खनिज तेल के वितरण का वर्णन करना है। तो भारत में खनिज तेल के यानी मुख्यतः 5 तेल उत्पादक क्षेत्र है। जैसे जैसे बता दें यहाँ पर, उत्तर पूर्वी प्रदेश भारत का यह सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, और ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के क्षेत्र जो है तेल के इसके अंतर्गत आते हैं। असम, डिगबोई, नहरकटिया, यहाँ पर नरकटिया होगा, ठीक है, नहरकटिया लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं मोरान, रुद्रसागर, और जो अरुणाचल प्रदेश में निगरू, नागालैंड और जो है बोराहोल्ला प्रमुख जो है उत्पादक क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी का ये क्षेत्र है, आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके बाद आते हैं गुजरात क्षेत्र में कहाँ कहाँ खनिज तेल का उत्पादन होता है। तो यहाँ जो है खंभात के बेसिन और जो है खंभात की खाड़ी यानी खंभात की बेसिन और मैदानी क्षेत्र में तेल का क्षेत्र कहा जाता है इसको। और यहाँ जो है अंकलेश्वर, कलोल, नवगांव, कोशावा, उसके बाद जो है मेहसाना से तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बम्बई हाई का क्षेत्र। बम्बई हाई पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था, अब वर्तमान में हम लोग मुंबई के नाम से जानते हैं, इसको याद रखेंगे। यह क्षेत्र जो है मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित है, और यहाँ समुद्र में सागर सम्राट मंच बनाकर तेल निकालने का कार्य करता है। उसका बाद बता दें पूर्वी तट प्रदेश, यहाँ कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों के बेसिन में भी तेल की जो है खोज की गई है। उसके बाद बता दें यहाँ पर बाड़मेर क्षेत्र में क्या है कि इस बेसिन के जो है मंगला तेल क्षेत्र से ही हाल ही में जो है तेल उत्पादन शुरू हुआ है, और यहाँ प्रतिदिन 56,000 बैरल तेल का उत्पादन किया जाता है। तेल का जो माप होता है वो बैरल में किया जाता है, आप लोग याद रखें। इससे एक ये पता चल रहा है कि यहाँ पर तेल का जो माप किया जाता है वो बैरल में किया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। 2012 तक जो है यह क्षेत्र भारत का 20% तेल उत्पादन करने वाला क्षेत्र बन गया था, और अभी जो है कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा। चलिए, यह 22 नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, आप लोग जो फटाक से यस टाइप कर दीजिए। थोड़ा सा कनेक्शन चेक कर लेते हैं कैसा कनेक्शन है, नहीं है, जरूरी है। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, कुछ सेकंड, 2-3 नहीं, कुछ सेकंड वेट कर लीजिएगा। चलिए, कनेक्शन वगैरह ठीक है, तो ठीक है, ओके। चलते हैं फिर आप लोगों के समक्ष हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के देखते हैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन हो गया है 22 नंबर। और 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है
कि भारत में कोयला का कुल भंडार कितना है, कोयला का वार्षिक उत्पादन क्या है, और इसके दो महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्रों के विवरण दें तथा जो है दो उपयोगिता ही बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको इसको देखते हैं। आते हैं यहाँ पर, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भारत में कोयला का भंडार जो है 264.45 अरब टन है। इसके साथ बता दें यहाँ पर, इसमें 98% कोयला का भंडार प्राचीन गोंडवाना काल का है, उसका 2% टर्शियरी काल का है, और गोंडवाना काल का भंडार झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो है महाराष्ट्र की गोंडवाना चट्टानों में मिलती है। और टर्शियरी काल का भंडार जो है बता दें, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, जम्मू कश्मीर के साथ साथ बता दें टर्शियरी काल की चट्टानें में भी पाया जाता है। और वर्तमान समय में भारत में 45.6 करोड़ टन वार्षिक कोयले का उत्पादन किया जाता है। हाल ही में आपको बता दें कि भारत में जो कोयला का किल्लत हो गया था, जिसके वजह से यहाँ जो है बिजली को अपने आप इधर जो समस्या हो गया था, आप लोग देखे होंगे कि लाइन बहुत कटता था। तो अपने यहाँ जो है जल विद्युत परियोजना जो है बहुत ही कम है, अधिकतर जो बिजली का उत्पादन किया जाता है वो कोयला से ही किया जाता है, इसीलिए जो है समस्याएं हो रही है। और आने वाले समय में देखिए क्या होता है। यहाँ बढ़ते हैं हम लोग, भारत में जो है दामोदर घाटी के रानीगंज, झरिया, उसके बाद झरिया में कोयला का भी खान है, आप लोग याद रखेंगे, बहुत अच्छा है, इस पर आप लोगों को गाना भी सुनाए थे। और गिरिडीह, बोकारो, उसके बाद आते हैं कर्णपुरा से जो है कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। आप लोगों का कमेंट हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग जो है सीधा पढ़ते रहिए। यहाँ भारत का आधे से अधिक कोयला निकाला जाता है, और यहाँ उच्च कोटि, यहाँ लिखाएगा उच्च कोटि की जो है कोयला प्राप्त होता है। और कोयले का दूसरा मुख्य उत्पादक क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में है, और ये जो है पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र है। और यहाँ मध्य प्रदेश लिखाएगा, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, छत्तीसगढ़ में कोरबा, उसका उड़ीसा में तालचड़, और उत्पादन के लिए जो प्रमुख क्षेत्र यह माना जाता है। इसके बाद बता दें यहाँ पर कोयले का उपयोग क्या क्या है। तो कोयला का सबसे अधिक उपयोग जो है ताप विद्युत उत्पादन में किया जाता है, और कोयले का दूसरा बड़ा उपयोग जो है लोहा इस्पात बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं। लोहा इस्पात के उद्योग धंधा में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ताकि इसके ताप से ही बनाया जाता है। उसको जो भी धातु है उसको ताप दे करके जो है अन्य रूपों में, अन्य सांचों में ढाला जाता है। तो यह 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग ये टाइप कर दीजिए, जल्दी से ये टाइप कर दीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण, उत्तर में आते हैं पर्यावरण का दूषित होना ही प्रदूषण कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि वर्तमान समय में देश में बढ़ते औद्योगिकीकरण ने प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। और इसके साथ साथ बता दें प्रदूषण के अंतर्गत जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उसके बाद बता दें यहाँ पर भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, उसके बाद बता दें आदि भी शामिल हो गई है। प्रदूषण भी कई प्रकार के, तो यहाँ पर इस प्रदूषण का प्रकार दिया गया है। प्रदूषण के प्रकार को आप लोग याद रखेंगे, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, उसके बाद होता है लाइट प्रदूषण, बहुत सारा मतलब जो भी बताएं आप इस सबको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है एवं पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं, अतः जो है इसे नियंत्रण किया जाना चाहिए। और प्रदूषण को निम्न तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। कौन कौन तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग प्रदूषण पर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला तरीका यहाँ पर उद्योग को जो है निर्धारित क्षेत्रों में स्थापित करना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जो मनुष्यों के रहने सहने की बस्ती है, जो खुला इलाका है, वहाँ पर करना चाहिए। रहने सहने की बस्ती से दूर करना चाहिए ऐसे उद्योगों का स्थापना। उसके बाद उपकरण की गुणवत्ता को बनाए रखना, जो भी उपकरण है आपका मशीनरी वगैरह उसको अच्छा से मेंटेनेंस करके रखना है, ताकि दिक्कत मतलब उससे अन्य प्रदूषण ना हो। नेक्स्ट है कि धुआं रोकने के लिए कोयला के स्थान पर तेल का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले उपचारित करना चाहिए। यानी कोई सा भी जल है, कल कारखाने फैक्ट्री से फेंक देते हैं, तो देखते होइएगा उसी जल का प्रयोग मनुष्य भी कर लेता है, मछली वगैरह भी कर लेता है, तो हम लोग भी खा लेते हैं, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो मतलब उसकी शुद्धता को देखते हुए नदी में जो है फेंकना चाहिए उसकी प्रदूषण को। उसके बाद आते हैं औद्योगिक कचरे को जो है पृथक करके रखना चाहिए। जो भी औद्योगिक कचरा वगैरह, उद्योग धंधा से जो कचरा निकलता है उसको जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से अलग करके रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है,
अलग करके नहीं रखता, जैसे तैसे ही फेंक देता है, नदी नाला में बहा दिया। और इससे पर्यावरण को क्या नुकसान हुआ, इससे कोई मतलब नहीं, बशर्ते जो है कंपनी को फायदा होना चाहिए। तो आपको बता दें, बिजनेसमैन जो भी व्यापारी होते हैं वो अपना केवल फायदा ही अधिकतर देखते हैं। शायद ही 1-2% ऐसे लोग होते हैं जो पर्यावरण को साथ में लेकर के चलते हैं। उसके बाद आते हैं, इस तरह से हम ऊपर लिखित तरीकों को अपनाकर प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको 24 नंबर क्वेश्चन ही बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो आप लोग जो फटाक से यस टाइप कर दीजिए, समझ में आ गया है तो। जो भी क्वेश्चन वगैरह छूट जाएगा आपके मन में होगा, हम क्लास एंड करेंगे, आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को कल फिर आप लोगों को समक्ष रख देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आते हैं हम लोग जो है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भूमि किस प्रकार का महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भूमि किस प्रकार का महत्वपूर्ण संसाधन है। तो देखते हैं यहाँ पर, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि एक जो है महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर हम अपने जीवन से जो है जमीन को हटा दे तो हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, इस बातों को देखें तो। क्योंकि जो भी जीव जंतु है, जितने भी है, जीवन अगर संभव है तो वो धरती पर ही संभव है। अगर इसको ही अपने जीवन से हटा दें तो जीवन संभव है ही नहीं। तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं हम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आवास बनाने के लिए, यातायात के साधन के लिए, जो है कृषि के लिए, उसके बाद पशु के लिए, चारागाह, खनिज तेल, उद्योग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, शिक्षा के लिए विद्यालय, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल आदि कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब, जितने भी हमारे मौलिक आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, हम भूमि के बिना हम कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। इस पॉइंट्स को याद रखना है। जब हमारे जीवन से अगर भूमि निकाल दे, एग्जाम्पल में हम बता दें, अगर आपके जीवन से भूमि चला जाए तो जीवन का अस्तित्व भी नहीं रह जाता है। क्योंकि हम कहाँ से अन्न को उगाएंगे, कहाँ से खाएंगे। अगर मांस ही खाएंगे तो कहाँ से जीव जंतु रहेगा, धरती पर रहेगा ही नहीं कुछ, तो हम कहाँ से खाएंगे। तो हमेशा मतलब जीवन का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा अगर भूमि को, जमीन को अपने यहाँ से निकाल देते हैं, अपने जीवन से निकाल देते हैं। तो उसके बाद बताते हैं, भूमि की प्रकृति हमारे क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। भूमि की प्रकृति, उसके बाद बता दें यहाँ पर, जैसे पठारी भूमि हो गया, खनिजों से भरी होती है और यहाँ खनन का कार्य किया जाता है। उसके बाद बता दें, खनिजों पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाते हैं। समतल मैदानी भाग में वर्षा जल या सिंचाई की सुविधा होने पर अच्छी फसल उत्पादन किया जाता है। कहने का मतलब, जैसा जहाँ पर भूमि रहता है उस प्रकार की फसल होता है, उस प्रकार से वहाँ लोग अपना फायदा उठाता है। उसके बाद आते हैं, पहाड़ी भागों में वन उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं और सीढ़ी नुमा खेत बनाकर जो है उत्पादन लिया जाता है, और इस प्रकार भूमि महत्वपूर्ण संसाधन है। तो हम इस सारे पॉइंटों से समझ सकते हैं कि भूमि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण संसाधन है। तो आपको बता दें कि 25 नंबर क्वेश्चन था ये, और आशा करते हैं कि काफ़ी अच्छा से यह क्वेश्चन सब आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लोग जो है सेशन को जो है शेयर कर दीजिए, एक थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। सेशन को कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। टोटल का टोटल बता दें, 25 नंबर क्वेश्चन हम करा दिए हैं। आप लोग जो है कमेंट करते रहिएगा, और इसके साथ साथ बता दें, क्लास को शेयर करते रहिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि हम अधिक से विद्यार्थियों तक पहुँच सके। हमारा सोच है कि एक बार जो है हमारे चैनल पर जो है, और आप ही लोग का ये चैनल है, आप ही लोग के सहयोग से चल रहा है, तो अधिक से अधिक विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े। और कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा बिहार बोर्ड जितने भी स्टूडेंट हैं सबको हम कवर करना चाहते हैं। लगभग कम से कम अगर 100% नहीं तो 90% ही, 80% ही, 70% ही हम कवर कर सके। इसके साथ साथ हमारा ये ख्वाहिश पूरा हो जाएगा, यूपी बोर्ड को भी हम कवर करने की सोच रहे हैं। तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हो जाएगा। तो आपको बता दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक जब वगैरह जो भी दिया गया है उसको जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। इसके साथ साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इंस्टाग्राम आईडी विशेष दिक्कत होगा, अगर किसी को ऑफलाइन जुड़ने का मन होगा, पर्सनली हमसे ऑफलाइन जुड़ने का मन होगा, तो हम उसके लिए नंबर दे देते हैं। आपको याद होगा, ये हमारा नंबर है 78 0 हो जाएगा 88 80 83 8। ठीक है, यह हमारा नंबर है, आप लोग इसको नोट्स कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए क्लास की शुरुआत नहीं, अब जो है समाप्त हो चुका है आप लोगों का क्लास। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट डे, यानी कल मिलते हैं। और आपका निर्धारित समय, जो भी निर्धारित समय है, उसी निर्धारित समय पर मिलते हैं। आप सबों को हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिए। थैंक यू ऑल, जय हिंद।